संविधान का भाग 14 यह इसी विषय का और आगे विस्तार कर सकते हैं हम। अब तक जो अनुच्छेद थे उसमें विशेष रूप से आर्थिक व्यवहार, लेन देन, इन्हीं बातों का ज़्यादा उल्लेख था। भाग 14 में अन्य अधिकार, राज्य और केंद्र के अन्य अधिकार, वाणिज्य अधिकारों के अतिरिक्त प्रशासनिक सारे अधिकार, उसके बारे में कहा गया है। और उसके बारे में जब कहा जाता है तो केंद्र के अधिकार क्या क्या है, राज्य के अधिकार क्या क्या है, केंद्र और राज्य के संबंध ठीक बने रहे उसके लिए उन अधिकारों की सीमा क्या क्या है, सीमा का उल्लंघन न हो उसके लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतना जरूरी है, वो क्या क्या है, ये सारी बातें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक, ऐसे कुल 16 अनुच्छेदों में इसको विस्तारित ढंग से लिखा गया है। और इसका विस्तार, इसका लेखन जब चल रहा होगा उसी समय नंदलाल बोस ने इसका अध्ययन करते हुए ये विचार किया कि निकट अतीत में पिछले 1000-1200 वर्षों में ऐसा कौन सा राजा हुआ होगा कि जिसने केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में गहराई से सोचा है। तो उस इतिहास के अध्ययन में उनके ध्यान में आया कि बौद्ध काल से पूर्व हमारा देश तो सोने की चिड़िया थी, संपन्न था पूरा देश, और उसके कारण औरों के मन में इसके प्रति एक आकर्षण निर्माण होता था कि वहाँ जाकर हम वाणिज्य करें, व्यापार करें, पैसा ले, पैसा कमाए। लेकिन आज से 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसे मतवाद का जन्म हुआ कि जिसके अंदर दूसरों की संपत्ति छीनना, चाहे फिर वह छल बल कपट करके जैसे भी हो, ये भाव जगा था। अपने विस्तार के साथ औरों के अधिकारों का हनन, अपनी संपन्नता के साथ औरों की संपन्नता का विनाश, इस प्रकार का विचार करते हुए एक जो मतवाद उभरा, जो ईसाई मतवाद था, वो दुनिया में फैलने लगा। उनके प्राय 500 वर्ष बाद इससे भी उग्र एक और मतवाद उभरा जो इस्लाम था। और वो केवल कानून के सहारे नहीं तो तलवार के बल पर भी क्यों न हो, लेकिन दूसरों की संपन्नता का विनाश करे, दूसरे का अधिकारों का हनन करे और अपना अधिकार और अपना वर्चस्व स्थापित करे। इस प्रकार का राजनीतिक विचार लेकर उन्होंने अपना विस्तार शुरू किया। अंग्रेजों को या ईसाइयों को भारत तक पहुंचने में तो बाकी काफ़ी समय लगा, लेकिन उनके 500 वर्ष बाद जिनकी स्थापना हुई या जिन्होंने अपना मतवाद फैलाया, वे भारत में पहले पहुंचे और उन्होंने भारत पर आक्रमण करते हुए भारत की संपदा जब उनके ध्यान में आई कि यहाँ की जो मंदिर है, यहाँ प्रतिमाएं भी रखी जाती है और उन प्रतिमाओं के सामने जो व्यक्ति चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके कारण उसमें संपन्नता भी होती है, तो दोनों भी बातों का विनाश हो, बुत अर्थात मूर्तियाँ, इसको खंडित करे, समाप्त करे और इस मूर्तियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले समाज के द्वारा समर्पित धन उसको लूटे। तो इस प्रकार से उन्होंने लूट खसोट मचाई। और ये बड़ा एक ऐसा इतिहास है कि जो भारत के आम जनता के लिए अचिंतनीय था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मनुष्य इस प्रकार से मानवता का विसर्जन करते हुए और दानवता के सहारे अपनी सत्ता का विस्तार करेगा, ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब ऐसा होने लगा तो यहाँ की सत्ता, यहाँ की जनता ये बड़ी परेशान होती रही और मुगलों का राज धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि उसका प्रतिकार भी होता रहा और इसलिए पूरे समय पूरे देश पर किसी ने राज किया हो
ऐसी स्थिति तो 900 वर्षों में कभी नहीं आई, लेकिन 900 वर्षों तक उन्होंने अपना आधिपत्य जमाए रखने का प्रयास ये जारी रखा। इसी इतिहास को नंदलाल बोस ने खंगाल कर और उसमें से कहीं कोई अच्छी बात निकलती है क्या, उसको खोजा जाए, इसका प्रयास किया। और उनके ध्यान में आया कि कुल 67 या 68 राजे रजवाड़े अगर मुगल या लोधी या इस्लाम को मानने वाले ऐसे लोगों ने इस देश में कम अधिक मात्रा में अगर शासन किया है, तो उसमें केवल एक ही राजा ऐसा है कि जो थोड़ा डेमोक्रेटिक था, जो थोड़ा लोकतंत्र पर विश्वास करता था, और वह था अकबर। हालांकि उसने भी अत्याचार कम नहीं किए, लेकिन उसने एक तरीका ये अपनाया था कि जो भी राजे रजवाड़े भारत में और हिस्सों में हैं, उनके साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए उनको अपने अधीन किया जाए। ये एक उनका तरीका उन्होंने अपनाया था, और उसके कारण खून खराबा कम करते हुए भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो लोकतांत्रिक तरीका है वो उसने अपनाया। और उसके कारण नंदलाल बोस के ध्यान में आया कि इन 67 राजाओं में, नवाबों में, ये केवल एक ऐसा है कि जिसको हम उदार कह सकते हैं। तो उस उदार राजा का चित्र अंकित करते हुए उसके दरबार का चित्र उन्होंने यहाँ अंकित किया है कि अकबर के दरबार का चित्र। और अकबर के दरबार के चित्र में हम जानते हैं कि अकबर की जो नवरत्न दरबार था, उन नवरत्न दरबारों में 5 हिंदू व्यक्ति थे, पुरुष थे। और उसके कारण ये कहा जा सकता है कि हिंदू और मुसलमान इनमें एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी अकबर करता रहा। हालांकि इस्लाम की जो शिक्षा है उसके कारण इस्लाम का विस्तार और उस विस्तार के कारण काफिरों को मारना, ये तो उनका स्वभाव है, उसको वो छोड़ नहीं पाया। लेकिन कम से कम एक सामंजस्य की स्थिति निर्माण होती रहे, बनी रहे, इसका प्रयास भी वो करता रहा। और इसलिए अपने उदार मन से नंदलाल बोस ने इस भाग पर अकबर का दरबार इसको चित्रांकित किया है। तो अकबर के दरबार का ये जो चित्रांकन है, ये वास्तव में भारतीय मानस की उदारता, इतने अत्याचार होने के बाद भी बुरे में भी कुछ अच्छा दिखाई दे तो उसको स्वीकार कर लिया जाए, यह जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता का प्रकटीकरण इस चित्र के द्वारा करते हुए नंदलाल बोस ने राज्य और केंद्र, इनके अधिकारों की सामंजस्यता या अधिकारियों का सीमा रेखांकन वो इस प्रकार से इसमें किया है। तो मैं समझता हूँ कि मुगलों का पूरा इतिहास हम जब देखेंगे तो ध्यान में आता है कि केवल 4 वर्ष राज्य करने वाला बाबर, उसने राम मंदिर का ध्वंस करने से लेकर तो कितने मंदिरों का ध्वंस किया होगा उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब, जिसने 48 वर्ष तक राज किया, उसने भी कम अत्याचार नहीं किए। लेकिन सबसे अधिक राज्य करने वाला 49 वर्ष जिसने राज्य किया, अकबर, ये उनकी तुलना में कम अत्याचारी था। कम अत्याचारी होने के नाते संविधान में उनको स्थान देने की उदारता यह नंदलाल बोस ने दिखाई। और नंदलाल बोस की उस उदारता को उसी उदार मन से भारत के संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर करते हुए उसको स्वीकृति दी। ये भारत की उदारता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस प्रकार से भाग 14 का विस्तार से वर्णन करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो इस 14 में और भी किसी का कोई विचार हो, किसी का कोई सुझाव हो, तो उसका सादर स्वीकार करते हुए मैं सबको धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।